सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय। आज हम जिस माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं वो है यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। और आज जो मेरे विषय रहेंगे वो रहेगा जीवाश्म क्या है या फिर प्रजाति क्या है। इसी तरह के और शब्द हैं, प्राइमेट क्या है, होमिनॉइड क्या है या फिर होमिनिड क्या है। और अंत में बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। यदि हम बात करेंगे प्राइमेट, होमिनॉइड, होमिनिड और ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, तो ये सभी जो है जो आदि मानव था उसकी प्रजातियों के नाम हैं। तो आगे हम इसको जो है बड़े अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं समय की शुरुआत से, जो आपका चैप्टर 1 है उसके बारे में। इस अध्याय में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। और ऐसा समझा जाता है कि कदाचित जो मानव था, मानव का मतलब वो कि आदमी की जो शुरुआत हुई एक बंदर की तरह से शुरुआत हुई थी। बंदर की ही तरह थी, उसकी पूंछ भी थी, वैसा ही वो 4 पाँव के ऊपर चलता था। तो आरंभ वहाँ से था। लेकिन कदाचित जो मानव के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब उसने 2 पाँव के ऊपर चलना शुरू किया, हाथों का उसने प्रयोग किसी दूसरी चीज़ों के लिए करना शुरू किया, तो कहीं ना कि कदाचित ये 56 लाख वर्ष पूर्व का जो मानव था, जिसे हमें होमिनिड कहकर पुकारते थे, याद रखना होमिनिड, तो उस संदर्भ में हम इस में बात करेंगे। लेकिन इससे और भी मानव प्रजातियों की बात करेंगे, केवल इसकी बात नहीं करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि होमिनिड के बाद जो आदि मानव जो है कई रूप बदले। होमिनिड से पहले भी था, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन हम बात करें मानव जब से प्रारंभ हुआ होमिनिड से, तो कहते हैं उसके पश्चात भी जो मानव जो है वो कई प्रकार से जो है वो उत्पन्न हुआ और कालांतर में लुप्त भी हो गया। आज का जो मानव जो हम भी है जिसमें शामिल है, तो इस मानव का जो प्रादुर्भाव माना जाता है वो लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व जो है वो पैदा हुआ था। 1,60,000 मतलब इतने पुराने हैं, ठीक है, हमारे वंशज इतने पुराने हैं। तो मानव का जो विकास था वो क्रमिक रूप से हुआ था। याद रखने वाली बात है, क्रमिक रूप से, मतलब धीरे धीरे। हम ये नहीं कह सकते एकदम से चिंपैंजी से वो 1-2 साल में इतना वो आदमी आधुनिक बिल्कुल भी नहीं। क्रमिक विकास, बड़े धीरे धीरे कई लाखों वर्ष इसमें लग गए। तो हम सोच सकते हैं आज जो स्थिति है हमारी वो क्या है, 1,60,000 वर्ष पूर्व का जो आज का मानव है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर मैं अपना बचपन को याद करूँ और आज के बचपन का जो आज के बच्चे हैं, तो क्या हमारा बचपन क्या होता है कि हमारे नाक से जो है वो सीम बह रहा होता था। बोलेंगे क्या बोल रहे हैं सर। और आज देखेंगे बच्चे इतने स्मार्ट है, बिल्कुल भी वो उस तरह की स्थितियाँ नहीं है। तो क्या परिवर्तन, एक परिवर्तन जो आया, ये मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया, तो ये कब हुआ, कई वर्षों के पश्चात, कई दशकों के पश्चात ये परिवर्तन जो आया। तो हम ये कहते हैं कि जो क्रमिक विकास था वो बड़े धीरे धीरे करके जो है वो कई लाखों वर्षों के पश्चात आदमी इस रूप में आया, इस जानवर से आदमी के तौर पर। तो इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। और ये कहते हैं हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्म से मिलता है। ये सारा जो ज्ञान है, जो क्रमिक विकास का जो ज्ञान है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, जीवाश्म से मिलता है। और उनकी कुछ विशेषताएं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, एक जीवाश्म, अप्रजातियां। पहले उसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। जीवाश्म, ये जो शब्द है एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। अभी भी समझ नहीं आया तो समझिए इस बात को, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि हमारा जो संगमरमर का जो पत्थर है, देखिए वो कभी एक मिट्टी हुआ करता था, चूने का पत्थर हुआ करता था। चूने की चूना देखिए, चूना आप करते हैं, ठीक, एक पाउडर की तरह। तो यही आहिस्ता आहिस्ता करके अत्यधिक दबाव के कारण, अगर दबाव की मैं परिभाषा आपको समझाने लगता हूँ, तो आप कभी जो सीमेंट की फैक्ट्री नहीं, जहाँ पर टाइल्स बनती हैं, सीमेंटेड टाइल्स बनती हैं, ये आपको नज़दीक मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो सीमेंटेड टाइल्स बनती हैं, वो देखना आपने रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल देखेंगे आप, जो उसमें सीमेंट डाला होता है वो बजरी होती है, रेत होता है, आप उसको हिला सकते हैं, इधर उधर फैला सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक खांचे में जाकर जो उसको रखा जाता है और फिर ऊपर से एक भारी भरकम मशीन आती है और उससे उसको दबाव दिया जाता है, इनको प्रेस किया जाता है, तो अत्यधिक दबाव के कारण क्या होता है, वो सारा जो है एक सख्त हो जाता है और फिर उसको एक जब वो निकलता है तो पूरी टाइल बन गई होती है, एक सख्त हो गई होती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो और भी सख्त हो जाती है जब सूख जाती है। तो ये है वो दबाव का, जो अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण कई लाखों वर्षों के पश्चात की बात होती है ये। तो उसके पश्चात क्या होता है कि जो भी उस समय, चाहे वो पेड़ थे, पौधे थे या कोई जानवर मर गया था, जैसे कि अब जीवाश्म का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ हिमालय के, उसमें जो है इस प्रकार का मछलियों का जो जीवाश्म जो मिला है कि मछली दब गई, मिट्टी में दब गई और फिर क्या हुआ कि हजारों लाखों वर्षों के पश्चात मिट्टी जो उसका जो शरीर था वो तो गल गया, लेकिन जैसे हड्डियां जैसी थी, जो स्पेस था, जो जगह थी वो तो बरकरार बनी रही। और जो उसका जो अंश बच गया सूखकर, वो जो है आहिस्ता आहिस्ता बदल कर क्या उसने पत्थर का रूप धारण कर लिया। ये भी पत्थर का रूप धारण कर लिया, कोई अब इसकी हड्डी नहीं, हड्डी पत्थर में बदल गई है। लाखों वर्ष के बाद ये चीज़ होती है। तो ये जो परिवर्तित रूप है उसको लोग आज जो उसकी खोज करते हैं वो धीरे धीरे करके उस चट्टान को अलग निकालते हैं, बड़े आहिस्ता आहिस्ता कर बाद में फिर ये नजर आता है इस प्रकार का। तो ये हुआ जो अंश बच गया, देखिए लिखा क्या है,
जीवांशम का मतलब है जीव जमा अंश, कि उस जीव का जो अंश बच गया है लाखों वर्षों के पश्चात जमीन में दबकर और उसने पत्थर का रूप धारण कर लिया है, तो उसे कहा जाता है जीवांशम। ठीक है, इंग्लिश में इसको फॉसिल्स कहा जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, याद रखना लैटिन भाषा का शब्द था फॉसिल्स, वहाँ से ये जो है वो लिया गया है। और इसका अर्थ का मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ कि खोद कर प्राप्त की गई वस्तु से होता है, कि ऐसी वस्तु जिसे खोद कर प्राप्त किया गया है, प्राचीनतम समय से रिलेटेड उसका संबंध है, उसे कहा जाता है जीवांशम। क्लियर हो गया? तो ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको आता है, तो उसको आपने समझ लिया। अब दूसरा एक शब्द था जिसका नाम था प्रजाति या स्पीसीज। जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग, जैसे स्त्री और पुरुष, और उनके बच्चे भी आगे, उनके जो बच्चे होते हैं उनके शादियाँ होती हैं और फिर इसी प्रकार के वो संतान उत्पन्न करते हैं। तो इसमें समर्थ होना, संतान उत्पन्न करना, फिर आगे संतान उनका होना, उस विशेषता को, उस प्रजाति को जो है, सॉरी, उस विशेषता के, उस प्रकार के सदस्यों को जो है कहा जाता है प्रजाति। एक विशेष प्रकार की प्रजाति है। ऐसा नहीं है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के साथ इस प्रकार का प्रजनन कर सकती है और संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उनके बच्चे भी, तो ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। मनुष्य के साथ प्रजनन करके जो है आगे मनुष्य पैदा होता है, जानवरों के साथ जानवर, लेकिन जानवरों में भी अलग अलग जो है प्रजाति, जैसे ये क्या है, शेर अलग है, शेरों के साथ शेरों का संबंध होता है और इस प्रकार शेर उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्पीसीज जो है वो आदमी की, जानवरों की, या जो भी पेड़ों के साथ जो है, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है प्रजाति कहलाती है। फिर से अगर वैज्ञानिक तरीके से कहें तो जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे जीवों के समूहों को एक जाति बुलाया जाता है जो एक दूसरे के साथ संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हों और जिनकी संतान स्वयं आगे संतान जनने की क्षमता रखती हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल उन तक सीमित है, आगे भी उनके संतानें भी इसी प्रकार का जो है वो, उनका जो है वो ये क्षमता बनी रहती है, उसे ही स्पीसीज कहा जाता है, अ ग्रुप ऑफ फिजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका दूसरा शब्द हुआ। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, मानव के क्रमिक विकास की कहानी जिसकी बात मैंने आपको पीछे करी थी। आइए अब हम जान लेते हैं कि आदि मानव को अपना ये जो आधुनिक स्वरूप हमें जो मिला है स्थिति में, वो लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व से लेकर अब तक किस प्रकार से ये जो है जो रूप है परिवर्तित होकर आधुनिक मानव के तौर पर आया, उसकी चर्चा हम आज ये करने वाले हैं। तो ये समझ सकते हैं, 2 चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब भी आप देखेंगे क्रमिक विकास में सबसे ज़्यादा परिवर्तन वो आया था कि उनका जो शरीर था वो कुछ परिवर्तित होकर, देखिए अगर लंबाई में भी जो फ़र्क आता है, किस वजह से, उनका दिमागी तौर पर 2 जो चर्चाएं जो होंगी सबसे ज़्यादा, एक तो दिमागी तौर पर उनका जो दिमाग था छोटे से बड़ा होता चला गया, कद भी जो उनका जो है वो बढ़ता चला गया, और साथ में उनका जो मुंह का सबसे ज़्यादा बनावट जो आई थी वो उसके चेहरे की बनावट थी। उसका पहले का जो बनावट थी इस तरह से लंबाई में जो है उसका मुंह नीचे की तरफ जिस प्रकार से लंगूर का होता है, या हम चिंपैंजी का कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये किस वजह के कारण था? देखिए ग्रेविटेशन के बारे में सभी जानता है कि जब आदमी 4 पैरों के, हाथों का भी जो पैर की तरह इस्तेमाल करता होगा तो उसका मुंह लगातार नीचे की तरफ झुकने के कारण, जो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उसका मुंह जो इतना लंबा हो गया। ठीक है, तो ये परिस्थितियां जो है ये लाखों वर्षों की परिस्थितियां थी। जैसे जैसे उसने आप खड़ना शुरू किया तो वैसे वैसे था, अब गुरुत्वाकर्षण जो है वो क्या हो गया, पैरेलल में आ गया, सीधे उसमें आ गया, तो अब उनका मुंह जो है वो आस्ते आस्ते करके जो है नीचे अंदर की तरफ जाने लगा। और आज जिस उसमें हम हैं वो इसी वजह के कारण है, हमारी गतिविधियों के कारण, हमारी परिस्थितियों के कारण। उनका हाथ था पहले बंदरों की तरह लंबा हुआ करता था, किस वजह के कारण? क्योंकि उनका जो अधिकतर समय था वो कहाँ निकलता था, पेड़ों के ऊपर। तो इस प्रकार से बनावट जो थी वो लाखों वर्षों के मेल के बाद ही वो बनी हुई, और इस प्रकार से वो बदलता गया स्वरूप। तो उसकी कार्यशैली के कारण जो उसका परिवर्तन आता चलेगा, उसके कारण उसके हाथ की बनावट, पैरों की बनावट, हर चीज़ में उसका फर्क जो आता रहा। तो ये क्रमिक विकास हम बात करेंगे कब से, 360 लाख वाह के बाद की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो 360 की ही बात क्यों कर रहे हैं, इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन हम 360 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो जीवांशम मिले हैं वो 360 लाख वर्ष पूर्व के मिले हैं, तभी की बात करें। क्योंकि ये जो ज्ञान है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये केवल जो जीवांशम मिले हैं उनकी स्टडी के आधार पर ही बात करें, कोई लिखित किताब नहीं मिली है। इसके बाद जो है वो अब बात करेंगे सबसे पहले मानव की, और वो था प्राइमेट, है ना। प्राइमेट जो स्तनपाई था, स्तनपाई का मतलब मैमल्स था, वो स्पीसीज जो दूध पिलाकर अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, वो होते हैं आपके मैमल्स। तो ये उन्हीं का ही एक समूह था जिसमें क्या आते थे, बंदर आते थे, मॉन्कीज आते थे। और उसके बाद बंदरों के बाद क्या हो गया, थोड़ा कई हज़ार वर्षों के पश्चात, लाखों वर्ष के पश्चात वो पूंछीन हो गया, उसकी पूंछ जो है काम की नहीं रही, तो अब पूंछ जो है वो छोटी होती गई और एक समय जो है पूंछीन बंदर हो गया। जब उसकी पूंछ ही खत्म हो गई तो उसे एप्स भी कहते थे, उस समय कहते थे उसको एप्स, तो पूंछहीन बंदर। लेकिन वो उसके बाद मानव बन गया। वो मानव मतलब अब थोड़ा सा उसने जो है हरकतें जो मानव की तरह आने लगी थी। तो इस प्रकार से ये जो पूरा जो विकास था बंदर से लेकर मानव के बीच का, उसे कहा जाता है प्राइमेट श्रेणी का मानव। और ये कब से समय रहेगा, 360 से लेकर 240 लाख वर्ष के बीच का जो समय है विकास का समय,
उस समय के मानव को कहा गया प्राइमेट। क्लियर हो गया। और इनका जो उद्भव हुआ था कहाँ पैदा हुआ, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न जगहों में, एशिया और अफ्रीका याद रखना है। इनके जिस्म पर जो बाल हुआ करते थे, क्योंकि कपड़े तो होते नहीं थे, तो प्रकृति के ऊपर आधारित है, तो जैसे भी होता है ना, कोई भी प्रकृति में कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो प्रकृति के आधार पर ही रहते हैं। तो जिस्म पर बाल उसको सर्दी से बचाने के लिए या इस प्रकार से उनका जो बच्चा होता था, देखिए विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक तो जिस्म के ऊपर बाल होते थे, उनका बच्चा जो होता है जन्म लेने से पहले अपेक्षाकृत जो है काफ़ी लंबे समय तक जो माता के गर्भ में रहता, समय नहीं बताया गया, लेकिन अब से ज़्यादा, जैसे अब 9 मंथ होते हैं, उससे पहले जो मानव था प्राइमेट का, उससे ज़्यादा समय होता था। ज़्यादा कितना समय था ये नहीं बताया गया है, तो 9 महीने से मतलब ज़्यादा समय जो अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्भ में जो है बच्चा पलता था। और इन प्राइमेट प्राणियों के दांत जो विभिन्न प्रकार के होते थे, याद रखिए तीसरी विशेषता के दांत विभिन्न प्रकार के होते थे। तो ये 3 विशेषताएं प्राइमेट्स की, ये प्राइमेट्स की पिक्चर्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वो है होमिनॉइड्स। ये दूसरी प्रजाति है होमिनॉइड्स। हमने 240 लाख वर्ष तक की बात करी। अब 240 लाख वर्ष पूर्व में क्या थोड़ा सा जो अंतर आया था, पूंछहीन जो बंदर था वो वहाँ से उसके बाद की बात हम व्यवस्था करते, तो होमिनॉइड ऐसा जो है लगभग देखने में लगता था। ये प्राइमेट का एक ऐसा समूह था जिसमें पूंछहीन बंदर सम्मिलित थे, उसमें बंदर शामिल नहीं थे, पूंछहीन बंदर जो है वो सम्मिलित थे। ये इनका उद्भव 240 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इनका मस्तिष्क छोटा होता था, मस्तिष्क छोटा होता था, और अतः इनमें जो समझने की जो शक्ति थी वो कम होती थी, और ये 4 पैर पर चलते थे, अभी भी 4 पैर जो है इस्तेमाल करते थे। ये बंदरों से लेकिन डिफरेंट थे। देखिए बंदरों से किस तरह से भिन्न थे, इनका जो शरीर था बंदरों से ज़्यादा भारी था, ज़्यादा बड़ा था, और इनके बच्चों का विकास जो है धीरे धीरे होता था, विकास धीरे धीरे होता था। ये 2 जो है होमिनॉइड की जो है वो विशेषताएं थी। तो ये होमिनॉइड हो गया आपका होमिनॉइड। लेकिन होमिनॉइड की बात करें, ये प्राइमेट का ही एक उपसमूह था, प्राइमेट भी आगे बढ़ गया कई उपसमूह में, तो उसमें से एक समूह जो है होमिनॉइड था। फिर तीसरा जो आता है वो आता है होमिनिड। होमिनॉइड से बन गया होमिनिड। तो होमिनॉइड से ही जाके आगे जो है होमिनिड जो है एक उपसमूह के तौर पर आता है। लेकिन ये कब आया, 56 लाख वर्ष पूर्व। मैं फिर से बता दूं, हम जो ये नाम रख रहे हैं ये इमेजिनरी नाम है, कोई उस समय इस तरह का कोई, जैसे मेरा नाम पवन है वैसा उनका कोई पर्टिकुलर नाम इनको रखा गया, उनकी विशेषताओं के आधार पर थोड़ा सा डिफरेंट थे वो होमिनॉइड जिससे होमिनिड थोड़ा डिफरेंट थे, इसलिए उनको प्रजाति के आधार पर जो रखा गया नाम इनके अलग अलग रखे होमिनिड। तो ये 56 लाख वर्ष पूर्व जो है अस्तित्व में, जबकि होमिनॉइड का 240 लाख वर्ष पूर्व। 56 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में इनका उद्भव हुआ था। सबसे पहले होमिनिड का उद्भव कहाँ हुआ, अफ्रीका महादेव में हुआ। और इनके जीवाश्म हमें लेतोली जो तंजानिया में है, तंजानिया जो देश है वहाँ पड़ता है, और इथोपिया के हादार में जो है इनके जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं। जब हम मानचित्र भरेंगे तो ये बड़ा जरूरी है नाम, लेतोली और हादार इथोपिया में। अफ्रीका से बाहर जो जीवाश्म पाए गए वो 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं पाए गए हैं। बाहर भी जीवाश्म मिले हैं वो 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं। इसका मतलब जो प्रारंभ हुआ वो अफ्रीका में ही हुआ, फिर उसके बाद वो कहीं दूसरी जगह गए। तो इस प्रकार से 56 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी सम्मिलित थे, और इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। किससे बड़ा था, इतना बड़ा नहीं था कि जो आज का मानव था, इतना बड़ा था कि वो होमिनॉइड से बड़ा था, तो इसलिए इसको होमिनिड कहा गया। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क था, विशेषताएं डिफरेंट थी होमिनॉइड से। इसके अलावा और क्या था, वे सीधे खड़े हो सकते थे। होमिनिड में देखिए जो सही तौर पर जो मानव माना गया है वो 56 लाख वर्ष पूर्व की बात हमने करी थी। और इस मानव में विशेषता क्या थी, एक तो उसका दिमाग थोड़ा बड़ा था होमिनॉइड से, और वो सीधे खड़े होकर चल सकता था। वजह कारण यही था कि उसका दिमाग क्यों बड़ा था, क्योंकि अब जो देखिए सीधा चलने से क्या होता है कि आपके दिमाग में अगर आप सीधा मान लीजिए सर नीचे करिए और आप जो है टांगे ऊपर कर दीजिए, एक समय के बाद आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा और गिर जाएंगे आप। वजह क्या कि लगातार जो खून का जो संग्रह है वो आपके मस्तिष्क की तरफ होने लगता है, और उससे क्या हो जाता है, आप बेहोशी छा जाती है। तो ज़्यादा खून का ज़्यादा जो है प्रवाह दिमाग की तरफ होना ये खतरनाक है। मतलब इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आपके जो समझने बुझने की शक्ति, आपका दिमाग कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। तो ये कारण था कि जब आदमी ने खड़ना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो उसका दिमाग भी बढ़ना शुरू हो चला। तो इस तरह से जो होमिनिड था, पहला मानव जिसका जो दिमाग बड़ा था, सीधे होकर जो है वो चलना शुरू कर दिया था। इतना ज़्यादा दौड़ नहीं सकता था, इनके हाथ विशेष प्रकार के होते थे। और अब देखिए हाथ, अब जो हाथ चलने में इस्तेमाल होते होंगे वो थोड़ा अलग थे, लेकिन अब जिसने चलना नहीं, हाथों को अब दक्षता थोड़ा सा अलग से इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उनमें भी उनकी बनावट में भी जो है परिवर्तन आता चला गया। और इस प्रकार से अब उसने औजार बनाना भी सीखा। औजार कैसे थे, वो पत्थर के बनाना, कि वो पत्थर जो है उसको हेल्प करते थे बचने में, मारने में या कोई चीज़ करने में। तो औजार बनाना उसने, देखिए अब हाथ उसके इंडिपेंडेंट हो गए थे, उनका इस्तेमाल अब हो सकता था, वो चलने के लिए केवल 2 पैरों का इस्तेमाल करता था। तो होमिनिड इस तरह का मानव था जो 56 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। आगे जो होमिनिड था वो कई शाखाओं में विभाजित हो गया, जिन्हें जीन्स कहा जाता है। जीन्स का मतलब वंश या प्रजाति, जिसके बारे में मैंने अभी बात कर दी है। इन शाखाओं में जो मुख्य जो 2 शाखाएं थी उनको याद रखना आपने, एक थे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और दूसरे थे होमो। याद रखना नाम, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो। तो अंतिम तौर पर आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की है। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो है किसकी उपसमूह था, होमिनिड का। याद रखना है सारी चीज़ें, पहले प्राइमेट आए, फिर होमिनॉइड आए, अब कौन आए, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स आए होमिनिड से।
और इसकी 2 प्रजातियाँ हैं। हम पहली प्रजाति की बात कर रहे हैं। ऐसे हमने सबका एक एक ही उपसमूह के बारे में बात करी, लेकिन यहाँ पे होमिनिड के हम जो है क्या करें 2 उपसमूह की बात करेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला जो आता है। ये शब्द जो है पूछा जा सकता है आपसे को, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द है ये लातिनी भाषा का शब्द है ऑस्ट्रल, और जो यूनानी भाषा का जो शब्द है पिथिकस, ऑस्ट्रल और पिथिकस 2 शब्दों के मेल से बना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और जिसका मतलब देखिए, ऑस्ट्रल का मतलब हुआ दक्षिणी और पिथिकस का मतलब बंदर, तो पूरा क्या हो गया दक्षिणी बंदर। दक्षिणी बंदर मतलब ये अफ्रीका के दक्षिण भाग में ये जो बंदर था ये पैदा हुआ, तो इसलिए इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ठीक है, दक्षिणी बंदर के नाम से इसको पुकारा जाता था। लक्षण क्या कहते हैं इसमें देखिए कि होमो इरेक्टस जो दूसरा इसका ख भाग हम पढ़ेंगे, जो दूसरी स्पीसीज थी उसके मुकाबले इसका जो मस्तिष्क था अपेक्षाकृत छोटा था, मतलब समझने की बुझने की शक्ति थी वो कम थी, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है, उसको होमो कहा गया। ठीक है, एक तो वर्ग हो गया। इसके जो दांत है, पिछले दांत बड़े होना, इसके जो पिछले दांत थे वो बड़े थे, किसके होमो की अपेक्षा बड़े थे, और हाथों की दक्षता का सीमित होना। और तीसरा जो फर्क था होमो की अपेक्षा वो क्या था, देखिए हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच में तुलनात्मक अध्ययन, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। पहला किया हमने कि दिमाग छोटा था होमो की अपेक्षा में, दूसरी बात की हमें दांत जो है वो बड़े थे होमो की अपेक्षा में, और पीछे वाले दांत, ठीक है, हाथों की दक्षता का जो सीमित होना, मतलब होमो ज़्यादा अच्छी तरह से हाथों का इस्तेमाल करता था और ये कम दक्षता से जो है हाथों का इस्तेमाल करता था। ये सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक होना, किसमें, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक इसमें थी, होमो में थी, और इसमें कम थी, क्योंकि वह अभी भी पेड़ों पर बहुत सा समय गुजारता था। वजह क्या थी कि सीधे खड़े होकर क्यों नहीं चल सकता होमो के मुकाबले, क्योंकि अभी भी उसका जो नेचर था, प्रवृत्ति क्या थी, वो अधिक समय पर पेड़ों पर रहता था, इसलिए उसमें अभी भी अनेक विशेषताएं मौजूद थी, जैसे कि आगे के अवयवों का लंबा होना, आगे के जो हिस्से थे वो अभी भी उसके जो है वो बड़े थे, मुंह हो चाहे, क्योंकि अभी भी वो पेड़ों पर रहने वाला व्यक्ति था। हाथ में पेड़ों की हड्डियों का हाथ और पैरों की हड्डियों का मूड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना, ये कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती चलेगी, जैसे जैसे वो औजार बनाने का कार्य ज़्यादा होता गया और थोड़ा लंबी दूरी में चलने लगे, तब मानवीय विशिष्टता तथा लक्षणों का विकास भी होता चला गया, और लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व हिमाच्छादन ग्लेशियर्स अथवा हिम युग, आइस युग आरंभ हुआ, आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व, और उस समय पृथ्वी का जो अधिकतर भाग था वो बर्फ से ढक गया, और इस कारण जो है जलवायु में एकदम से परिवर्तन आने के कारण जो है ये जो प्राणी था ये समाप्त हो गया। आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व, 13 लाख वर्ष पूर्व में पूरी तरह से ये समाप्त हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लुप्त हो गया। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, क्या इसकी विशेषता थी और कैसे, और होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में क्या क्या जो अंतर रहते वो हमने स्पष्ट किया। तो इस प्रकार से मैंने जो पहले कहा था जितने भी शब्द थे उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ आपने बड़े ध्यान से जो है समझ लिया होगा। मेन चीज़ है कि उसको समझ लेना पूरी तरह से। अंत में, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम। इंसानियत है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।